हाँ जी दोस्तों, तो जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का बेसिकली आपका लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम बचे हुए जो भी सेक्शंस है, जैसे कि हमने आपका सेक्शन नंबर 5 देखा, वो एक लौते पार्ट में कवर किया। उसके बाद 6, 6A और 7 इनको एक लौते पार्ट में कवर किया, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी। बट अब जो रिमेनिंग सेक्शंस है, आपका सेक्शन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है, इन सभी सेक्शन को इस एक लौते पार्ट में कवर करेंगे। थोड़ा सा मे भी लेंदी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, सिंपल सी मीनिंग है, कुछ खास ऐसा नहीं चल रहा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एग्जांपल देना है एंड क्लियर होता चला जाएगा। कुछ भी ऐसी खास इसके अंदर बड़ी बातचीत नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत लेस रेलेवेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। मतलब कि एक छोटा क्वेश्चन है किसी इकलौते सेक्शन पर बन के आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट सभी सेक्शनों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसलिए ओवरऑल कंटेंट तो यूजफुल है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन में ज्यादा जान नहीं है किसी भी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 8 क्या बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 8 कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट। बहुत सिंपल सी बात क्या है कि सपोज करो कि कोई इनैक्टमेंट आपका रिपील कर दिया गया, तो उसके रेफरेंसेस को कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब क्या उसमें मान के चलोगे, क्या आप उसको किस तरीके से एज्यूम करोगे, किस तरीके से रेफर किया करोगे। एक सिंपली मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको समझाने से पहले, ताकि जब हम पढ़ने चले तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। एक सिंपल सी बात क्या है कि सपोज करो कि कंपनीज एक्ट आपका हुआ करता था 1956 वाला। अगर ये एक्ट आपका खत्म हो गया, एक तरीके से रिपील हो गया, इसकी जगह पे आ गया कंपनीज एक्ट 2013, तो अगर किसी भी एक्ट में ये लिखा हुआ था, किसी भी एक्ट में, किसी और अदर एक्ट में, लेट्स से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर ये लिखा हुआ था कि भाई साहब इस सर्टेन प्रोविजन के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 1956, अब इन रियलिटी आज के डेट में तो ये खत्म हो गया, लेकिन इस एक्ट में चेंजेस नहीं किए गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंपल एजम्पशन आती है कि ये एक्ट खत्म हो चुका और इसकी जगह पे अगर ये आ गया है तो हम इसमें जाकर रेफर कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी ऐसी बड़ी लॉजिक वाली साइंस वाली बात नहीं है। और इन केस अगर कोई एक्ट ऐसा था जो कि खत्म हो गया और उसकी जगह पे कोई नया एक्ट आया भी नहीं है, तो जो भी इस एक्ट के अंदर वो रेफरेंस वाला पॉइंट लिखा था वो अपने आप में एग्जिस्ट अब नहीं माना जाएगा, वो रेफरेंस वाला पॉइंट ही जीरो हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर किसी एक्ट के अंदर रेफरेंस की बात लिखी गई थी किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि अब रिपील हो चुका है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या उसकी जगह पे दूसरा एक्ट आया है? अगर हाँ तो उसको रेफर कर लो, अगर कोई एक्ट ही नहीं आया तो बात ही खत्म, ये रेफरेंस वाला पॉइंट ही आपका नल एंड वॉइड हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 8। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। कह रहा है क्या, वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये तो सेम लाइन है, सभी में चलती आ रही, कोई खास नहीं, रिपील्स एंड रिनेक्ट्स, रिपील कर दिया गया, उसकी जगह पे दूसरा एक्ट आ गया विद और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनैक्टमेंट, देन रेफरेंस इन एनी अदर इनैक्टमेंट और इन एनी इंस्ट्रूमेंट टू द प्रोविजन सो रिपील शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो इनैक्टेड। तो जो भी प्रोविजन आपका री इनैक्ट किया गया, एक को रिपील करके उसकी जगह पे जो भी रिनैक्टमेंट की गई है, तो माना जाएगा कि जो रेफरेंस इसमें हुआ करती थी वो सारे प्रोविजंस की रेफरेंस आप इस एक्ट में जाके ढूंढोगे। ठीक है, इसको दो पार्ट में बेसिकली क्लासिफाई कर दिया गया है। क्लासिफाई करने का भी कोई खास मकसद नहीं निकल के आता। यहां पे कहा गया कि कोई भी ऐसा सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन जो कि बनेगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब 1897 के बाद के। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में इसकी को क्लियर किया गया क्या कि वेयर बिफोर द 15th डे ऑफ अगस्त 1947 एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रिपील और इनैक्टेड, सारा प्रोविजन सेम चल रहा है, बस ये कह रहा है कि अगर इससे पहले का कोई एक्ट था जिसको कि रिपील करके आपने रिनेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर भी सेम ही प्रोविजन एप्लीकेबल होगी कि जो भी नया आपका रिनेक्टेड एक्ट होगा उसके अंदर रेफर किया जाएगा उस रेफरेंस को जो कि आप पहले रिपील्ड एक्ट में देखा करते थे। ठीक है ना, बस इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है कि 1897 के बाद के सभी एक्ट के ऊपर ये कहानी एप्लीकेबल होगी, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 1947 से, बल्कि यहां नहीं, इसको मैं यहां लिखता हूं कि 1947 से पहले के सभी एक्ट के ऊपर, सॉरी यहां भी क्यों लिखेंगे इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि 1897 के बाद के ऊपर सभी एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसा इसने कह दिया। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1947, ये कहीं ना कहीं फ्रेम में यहां आएगा, इससे पहले के सभी एक्ट के ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये 1897 से पहले के भी एक्ट अगर कोई होंगे यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के, तो उसके ऊपर भी ये सेकंड पॉइंट आपका एप्लीकेबल हो गया, मतलब उसके ऊपर भी सेक्शन 8 आपका एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी बस यूनिकनेस है, अदरवाइज 1897 के बाद के तो एक्ट को इसने कवर कर ही दिया। तो मतलब इस पीरियड का अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम भी कोई होगा तो वो भी यहां पे ऑलरेडी कवर हो गया। लेकिन अगर उससे भी पहले का कोई है विच इज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो उसके ऊपर भी आपका सेकंड पॉइंट के जरिए एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 8। तो एप्लीकेबिलिटी सेम है कि रिपील कर दिया गया, रिनेक्ट कर दिया गया विद और विदाउट मॉडिफिकेशन एज द केस में भी, एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनैक्टमेंट, then reference in any central act or any other regulation or instrument to be the provision so repealed shall unless a different intention appear be constituted as a reference of the provision so enacted।
ठीक है ना। तो माना जाएगा कि जो भी नया आपका रिनेक्टेड एक्ट है उसके रेफरेंस के, उसके प्रोविजन के जरिए उस रेफरेंस को उठाया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा डीप में जाने की वैसी कोई जरूरत है नहीं। एक केस स्टडी यहां पे आ जाती है, इसको और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इन गौरी शंकर गौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ARN 1994 SC 169 इट वाज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज इट ओन डिस्टिंक्शन। बिल्कुल सही बात है। इफ a letter act merely makes a reference to a format act or existing law, it is only by reference, and all amendment repeal new law subsequently made will have effect unless its operation is saved by the relevant provision of the section of the act। तो ऑब्वियस बात है कि कहा गया कि कोई भी अगर रिपील कर दिया गया, कोई भी इस टाइप की अगर हुई है, तो जो भी रेफरेंस वगैरह होगी, तो जो भी नया आपका लॉ आया है, जो भी सब्सिक्वेंटली रिपील होने के बाद नया लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके थ्रू उसका आपका रेफरेंस उठाया जाएगा, अनलेस इट्स ऑपरेशन इज सेव्ड बाय द रेलेवेंट प्रोविजन। अनलेस कि ऐसा कह दिया जाए नए वाले एक्ट के अंदर कि भाई साहब इसके रेफरेंस को आप कहीं और यूज नहीं करोगे, इसका रेफरेंस सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इस टाइप की अगर कोई भी इंटेंशन अलग निकल के आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम जितनी बातें पढ़ रही हैं वो एक बिल्कुल लिटरल प्रोविजन देख रहे हैं। अगर किसी भी एक्ट के अंदर या किसी भी कंटेक्स्ट के अंदर वो डिफरेंटली यूज हो रहा है तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। एग्जांपल देख लेते हैं, सेम टू सेम एग्जांपल है कि आपका एक सेक्शन है 115 JB इनकम टैक्स एक्ट 1961 का फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। इसमें कहा गया है द कंपनीज एक्ट 1956 आर रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड, मतलब बुक प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के लिए इसमें कहा गया, इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहा गया कि आपको कंपनीज एक्ट 1956 को रेफर करना पड़ेगा, जो कि आज के डेट में है ही नहीं। तो विद द एडवेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हैज नॉट बीन मेड इन द सेक्शन दिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंज नहीं किया गया, ऑल्दो कंपनीज एक्ट आपका चेंज हो गया। तो ऑन रेफरिंग ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द General Clauses Act, book profit to be calculated under section 115 JB of the Income Tax Act will be as per the Companies Act 2013। तो इसलिए सेक्शन 8 को अगर हम रेफर करें तो इसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि इसकी लिए जो बुक प्रॉफिट को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा वो आप कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं ढूंढोगे, वो जाके ढूंढोगे आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो सिंपल सी बात थी, नॉट अ बिग डील और बिग कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 9, जो की बात करेगा कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, मतलब कि कोई भी टाइम फ्रेम जो होगा वो कब स्टार्ट माना जाएगा, कब एंड माना जाएगा। आपने देखा है कि कई सारे लॉज आपने पढ़े हैं जहां पे कहा जाता है कि 30 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, 30 दिन के अंदर फाइलिंग करनी है, 7 दिन के अंदर नोटिस देना है, 15 दिन के अंदर ये करना है, 30 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर ये करना है, 60 डेज में आपको इन्फॉर्म करना है, वगैरह वगैरह बतेरे डेट्स आपने देखे। अब उस डेट की स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे मानी जाएगी, मतलब कि कोई डेट आपको कहा गया 30 दिन है, तो 30 दिन जब आप काउंट करोगे वो डेट कब से शुरू होगा और वो 30 दिन आपका कब से खत्म होगा, उस डेट की काउंटिंग में आपको क्या चीज ध्यान रखना है। तो सेक्शन 9 आपको सिंपली कहता है क्या कि कभी भी कोई डेट स्टार्ट होगी तो उसकी फर्स्ट डेट को आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब सपोज करो मैं कहता हूं कि 30 सितंबर से 30 दिन आपको गिनने हैं, तो 30 सितंबर से जब आपको 30 दिन गिनने होंगे तो आप 30 सितंबर को नहीं गिनोगे, आप सीधा अगला दिन आएगा आपका 1 अक्टूबर, और जो लास्ट दिन होगा मतलब 30th डे जो होगा उसको आपको काउंट करना है। तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। आपने कई सारे अलग अलग एक्ट्स के अंदर भी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपने इस चीज को देखा है कि कभी भी जब आप डेट काउंट करते हो, जब आप डेट काउंट करते हो तो कमेंसमेंट की जो डेट होती है, मतलब स्टार्टिंग की जो डेट होती है उसको आप नहीं लेते, और जो उसकी एंडिंग की डेट होती है उसको आप इंक्लूड करते हो। तो इसी चीज को आपको जो कहता है वो बताता है सेक्शन नंबर 9। तो क्या कहा, इन एनी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन ऑब्वियसली बात है, एनी का ये नहीं समझ लेना कि कोई भी स्टेट का ना, एनी लेजिस्लेशन का यहां पे मतलब ये निकल के आएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं एंड सेंट्रल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट डे इन अ सीरीज ऑफ द डेज और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड फ्रॉम, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि फ्रॉम 30/9 से लेके टू यहां तक, तो फ्रॉम में जो वर्ड आया इसको आपको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना, मतलब 30 लोगों को काउंट नहीं करना, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दी लास्ट डे इन अ सीरीज और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज दी वर्ड टू, मतलब कि जहां तक टू है ये, तो टू वाले वर्ड को आपको यहां पे इंक्लूड इसको करना है, और जहां से फ्रॉम शुरू होगा इसको आपको इंक्लूड नहीं करना। तो ये सिंपली आप समझ सकते हैं, लॉ की लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब स्टार्ट की डेट होगी उसको आपको काउंट नहीं करना होता, और जो एंड की डेट होती है उसको आपको काउंट करना होता है। इसी के ऊपर एक सिंपल सा एग्जाम बताया गया, एग्जांपल है आपका, क्या कह रहा है, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, जो की हुई 30/9/2016 को, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो अब इसको क्या माना जाएगा, 30/9 को डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि इसके 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड को पे कर देना है। तो काउंटिंग जो 30 दिन की शुरू होगी उसमें क्या 30/9/2016 को लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, अगला दिन लिया जाएगा 1/10/2016, और यहां से लेकर 30 दिन आपका सिंपली आ जाएगा 30/10/2016 जो कि एंड डेट है और उसको हमें काउंट करना है। तो इन दिस सीरीज of 30 days
30/9/2016 विल बी एक्सक्लूडेड और जो लास्ट डे है 30th डे जो कि 30/10/2016 है उसको आपको इंक्लूड करना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इजिली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, सेक्शन नंबर 10। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। क्या है इसके अंदर बात, कहा जा रहा है क्या कि कभी भी जब आप टाइम कंप्यूट करोगे, जैसे सपोज करो कि आपने किसी दिन से 30 दिन काउंट किया, ठीक है ना। अब जब आपने 30 दिन काउंट किया तो 30 दिन का तो जो 30th डे आया उस दिन सपोज करो कि पब्लिक हॉलीडे है। मतलब कि सपोज करो आपको आरओसी को फाइलिंग करनी थी, आरईसी को डॉक्यूमेंट फाइल करना था और जो लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट फाइल करने की वो लास्ट डे था आपका पब्लिक हॉलीडे। ऑल्दो ऐसा बहुत रेयर होता है लेकिन कभी भी एक्सटेंशन वगैरह की गई या कुछ भी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस बैठ गए जिसके अंदर आपने सपोज करो कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, उसके 30 दिन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आपको पहुंचाना है, तो अब आपने ऐसे दिन पे इनकॉर्पोरेट किया जिसका 30 दिन जो हो रहा है वो 15 अगस्त निकल के आ रहा है या 26 जनवरी निकल के आ रहा है या कोई और पब्लिक हॉलीडे निकल के आ रहा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में यह माना जाता है कि 30th डे अगर आपका हॉलीडे है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस डेट पे भी अगर ये आप फाइलिंग कर देते हो, इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हो, तो माना जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट टाइम रहते सबमिट किया है, कोई डिले नहीं हुई है, कोई भी डिले का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो किसी भी ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट देना है आपको, किसी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, या किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में जब आप टाइम कैलकुलेट करते हो और जो आपका लास्ट डे निकल के आता है वो अगर पब्लिक हॉलीडे हो जाता है तो उस केस में कहा जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी इसके बाद का नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन भी अगर आप सबमिट कर देते हो, अपना काम कर लेते हो, तो माना जाएगा कि आपने विद इन टाइम काम किया है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 10। क्या कह रहा है, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट और ऑफिस ऑन अ सर्टेन डे और विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी दिन करना था या कोई पीरियड बताया गया था 30 दिन 7 दिन एज द केस में भी। इफ द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज्ड, वो जो कोर्ट है या ऑफिस है वो बंद है ऑन दैट डे और लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब जिस दिन पे लास्ट दिन रखा गया था उस दिन वो बंद है, या जो प्रिस्क्राइब पीरियड का आपका लास्ट डे निकल गया उस दिन वो हमारा कोर्ट है या ऑफिस है वो बंद हो रखा है। द एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसीडर्ड एज डन और टेकन इन ड्यू टाइम, माना जाएगा कि आपने अपना काम को, अपने प्रोसीडिंग को ड्यू टाइम में कर लिया अगर इफ इट इज डन और टेकन ऑन नेक्स्ट डे बिल्कुल अगले दिन आफ्टरवर्ड ऑन विच द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन, जो भी मतलब कह सकते हो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस कोर्ट का या उस ऑफिस का, और उसी का ऑफिस हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई और जगह हो सकती है, या कोई कोर्ट हो सकता है आपका, तो उसका जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा जब वो ओपन हुआ उस दिन पे भी अगर आप उस एक्ट या प्रोसीडिंग को पूरा कर लेते हो तो माना जाएगा कि आपने ड्यू टाइम रहते अपने काम को कर लिया है। ठीक, चलिए एक स्टडी इससे मिलता जुलता वो देख लेते हैं। कह रहा है इन के सुसल रथम जो भी है वर्सेस डिविजनल इंजीनियर एनएचसी तिरुनवेली, it was held by Madras High Court that since the last date of the prescribed period was subsequent to the date of notification declared to be holiday, उसको holiday declare कर दिया गया on the basis of principles laid down in this section, the last day of prescribed period for obtaining the tender schedules was extended to the next working day। इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि अगर वो हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया तो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका वो डेट आपका ड्यू टाइम के अंदर ही काउंट होगा। तो सिंपल सी बात है, केस स्टडी का रेफरेंस दे दिया गया है, ऑल्दो सेक्शन 10 आपकी इतनी सी बात को बताता है। अगला आता है सेक्शन नंबर 11, बहुत ही छोटा सेक्शन है और ये बात करता है डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस को भी आपको यहाँ पे समझ के चलना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वगैरह कुछ पढ़ने जा रहे हो, नहीं। डिस्टेंस आपका यहाँ पे लॉ के सेंस में बात कर रहा है, मतलब क्या है कि किसी भी लॉ के अंदर कहा जाता है कि डिस्टेंस काउंट करना है, लेट से 30 किलोमीटर, किसी भी लॉ में कहा गया कि आपको डिस्टेंस काउंट करना है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर को कैसे काउंट करोगे, उसकी मेजरमेंट जो होगी वो कैसे होगी। तो सेक्शन 11 सिंपली कहता है कि अगर किसी एक्ट में अलग से मेथड बता रखा है तो उसकी बात मान लो, अगर नहीं बता रखा तो सेक्शन 11 को आप रेफर करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिस्टेंस को काउंट करोगे। तो इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द डिस्टेंस शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, कोई डिफरेंट इंटेंशन है तो बात अलग है, बट इन जनरल सिनेरियो में क्या मानेंगे, बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक स्टेट है सपोज यहाँ पे, वहां से कोई दूरी जा रही है 30 किलोमीटर, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो आपको यहां से लेके अगर इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक की दूरी काउंट करनी होगी तो वो कैसे काउंट करोगे, तो आप सिंपली देखोगे कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के जरिए एक स्ट्रेट लाइन लोगे और स्ट्रेट लाइन में इसकी दूरी आप मापोगे। इसको आप सिंपली अगर आप किसी और एक्ट में, अभी आपने ज्यादा एक्ट देखे नहीं है, कई एक्टों में डिस्टेंस माना जाता है, उसके अंदर कहा जाता है कि आपको एरियल काउंट करना है। एरियल मतलब कि इस जगह से इस जगह पे आप रोड वाइज देखोगे तो हो सकता है एक दूरी आपकी ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है ना। तो रोड वाइज नहीं देखना, आपको एरियल वे में काउंट करना है कि अगर इस प्लेस से आपको हवा में उड़कर यहां से यहां जाना हो तो कितनी दूरी होगी, और जो दूरी होगी वही आपका डिस्टेंस काउंट करने का तरीका है। तो एक स्ट्रेट लाइन लेनी है इस प्लेस से इस प्लेस की। मैं अगर यहां से उड़ के चला जाऊं सीधा सीधा बिना रास्ते वास्ते सब जंप करते हुए, तो कितना डिस्टेंस होगा उसको ही आप यहाँ पे डिस्टेंस को मेजरमेंट का तरीका मानते हो, अनलेस अदरवाइज कि कोई डिफरेंट आपका इंटेंशन वहां अपीयर हो रहा हो या फिर किसी एक्ट के अंदर एक डिफरेंस तरीका बता रखा हो। तो एक जनरल प्रोविजन आपका सेक्शन 11 आपको ये बात बताता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा इन एनएक्टमेंट। अब ये बहुत सिंपल बात है, सेक्शन नंबर 12 इसकी बात कर रहा है क्या कि किसी भी एक्ट के अंदर प्रोराटा के रिगार्डिंग क्या ड्यूटी निकल के आती है। प्रोराटा का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो प्रोराटा आपने कई जगहों में पढ़ा है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा था, आपने प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ा था। प्रोराटा बेसिक सेंस है प्रोपोर्शनल। प्रोराटा को सिंपली आप क्या कह सकते हो कि प्रोराटा का सिंपल मतलब क्या निकल के आता है कि प्रोपोर्शनेट बांटना है किसी चीज को। अगर किसी चीज को प्रोपोर्शनेट बांटना हो तो उसमें आप किस तरीके से किसी भी एक्ट में प्रोपोर्शनेट बांटने का क्या तरीका यहां पे बताया गया है। तो कहा गया है कहां कि कुछ एक स्पेसिफाइड जगह बता दी इस सेक्शन ने कि इन जगहों पे आपको प्रोराटा फॉलो करना बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब प्रोपोर्शनली चीजों को डिवाइड करना, चीजों का बेसिकली यहां पे मतलब आएगा टैक्स वगैरह को डिवाइड करना बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, क्या जगह है उसको देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। कह रहा है वेयर बाय एनी एनएक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हेयर आफ्टर टू बी इन फोर्स एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और इन नेचर देयर ऑफ इज लेविएबल ऑन एनी। कह रहा है कोई भी ड्यूटी कस्टम की हो, एक्साइज की हो या फिर इस प्रकार की किसी और नेचर को, किसी और नेचर का मतलब यहां पे आप जीएसटी ले सकते हो और भी कुछ ऐसे ले सकते हो, मतलब कुछ भी टैक्स के टाइप का नेचर है, इज लेविएबल ऑफ एनी, किसके ऊपर लग रहा है, क्वांटिटी के ऊपर लग रहा है, वेट के ऊपर लग रहा है, मेजर के ऊपर लग रहा है, किसी वैल्यू के ऊपर लग रहा है, ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज, देन अ लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेस क्वांटिटी। मतलब इसका सिंपली क्या हुआ कि सपोज करो कि एक ऐसी एग्जांपल प्रिज्यूम कर रहा हूं यहां पे कि आपको कस्टम से आपको अपने माल को निकलवाना है। आप कस्टम में आपका जो माल आया हुआ है वो सपोज आया हुआ है 500 केजी। कस्टम के पास आपका कोई माल जमा है 500 केजी। कस्टम कहता है कि आपको इस 500 केजी को अगर हमारे से लेके जाना है, हमसे छुड़ा के लेके जाना है, तो आपको इस 500 केजी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, लेट सपोज 18%। ठीक, अब कहते हो सर 500 केजी पे 80% देना पड़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें से सिर्फ 50 केजी लेके जाता हूं। तो उस केस में कस्टम का क्या रूल निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 50 केजी लेके जाओगे तो 50 केजी के ऊपर आप पे कर दो 18%। आप 5 केजी लेके जाओगे 5 केजी पे पे कर दो 18%। आप 4.5 केजी लेके जाओगे तो 4.5 केजी पे कर दो 18%। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आप अगर प्रोपोर्शनेटली इसको यूज कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली आपको पे करना पड़ेगा। ये हायर क्वांटिटी भी हो सकती है और लेसर क्वांटिटी भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और लेसर भी हो सकती है। द थिंग इज कि अगर हम कहते हैं कि किसी के ऊपर भी हम ड्यूटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्यूटी जो होगा वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो क्वांटिटी के सेंस में हो। यहां पे ऐसा हो सकता था कि अमाउंट के सेंस में हो कि आपका सपोज करो 5 करोड़ का माल है, आपको कहा गया 5 करोड़ पे 18% दो और माल ले जाओ। आप कहते हो जी 5 करोड़ नहीं, मैं फिलहाल 5 लाख का लेके जाऊंगा, तो 5 लाख पे 18% दे दो। आप 4.5 लाख का लेना चाहते हो, 4.5 लाख पे 18% दे दो। तो एज द केस में भी जो भी आपकी ड्यूटी होगी उसको आपको प्रोपोर्शनेटली प्रोराटा बेसिस पे ब्रेक कर देना है। As simple as that. This is all about section number 12. ठीक, अगला सेक्शन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 13। यहां बात करता है जेंडर और नंबर की। जेंडर और नंबर को आपको इस तरीके से समझना है कि अगर किसी भी एक्ट में अगर जेंडर को लेके कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब स्पेसिफाई का मतलब क्या है कि कहीं पे अगर ये वर्ड यूज नहीं हुआ है कि सपोज ये एक्टिविटी या इसकी जगह पे कोई मेल पर्सन होगा, मेल डिपेंडेंट होगा, मेल कोई वर्ड का यूज अगर नहीं है, सिंपली यूज किया गया है सपोज ही, जैसे डायरेक्टर वगैरह आप जब पढ़ोगे या कोई भी एक्ट में आप देखते हो तो कई जगह पे वर्ड यूज होता है ही इज लायबल, ठीक है, या डायरेक्टर इज लायबल या शेयर होल्डर इज लायबल, या उसके आगे फिर कंटिन्यूएशन वर्ड आपका ही या हिम आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ही हो गया तो यहाँ पे कोई मेल पर्सन ही होगा, नहीं, इस ही को आप हर भी ट्रीट करोगे, सॉरी ही को आप शी भी ट्रीट करोगे। अगर कहीं पे हिम वर्ड है तो उसको आप हर भी ट्रीट करोगे, हिमसेल्फ है तो हर सेल्फ भी ट्रीट करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे जेंडर स्पेशली स्पेसिफाइड नहीं है तो उस जेंडर में अगर ही लिखा है तो वो शी ट्रीट भी किया जा सकता है, और अगर शी लिखा है तो वो ही ट्रीट भी किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि कहीं भी अगर मेल जेंडर का यूज किया गया है तो उसको हम ट्रीट करेंगे कि वहां पे इंक्लूड है फीमेल जेंडर भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अनलेस अदरवाइज कि वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि वो जो प्रोविजन है वो मेल जेंडर पे ही एप्लीकेबल है। एग्जांपल अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट बताता है सेक्शन नंबर 13। दूसरा बताता है कि अगर कहीं भी वर्ड जो है वो सिंगुलर सेंस में लिखा गया है तो उसको आपको इंक्लूड करना है कि वहां पे प्लूरल सेंस भी हो सकता है, और अगर कहीं प्लूरल सेंस में है तो उसको आपको इंक्लूड करना है कि वो सिंगुलर सेंस में भी हो सकता है। मतलब सिंगुलर को में आपको प्लूरल भी इंक्लूड होगा और प्लूरल है तो वहां पे सिंगुलर भी इंक्लूड होगा। दोनों के एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले
पढ़ते चलते हैं, कह रहा है इन ऑल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी हम जिस सब्जेक्ट या जिस कंटेक्स्ट में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं वहां पे अगर कोई भी एक कह सकते हैं ना दूताभास है, मतलब कोई अलग सेंस निकल के आ रहा है, तो वहां पे इसको अप्लाई नहीं करना, बट इन जनरली आप इसको अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे? कह रहा है वर्ड्स इंपोर्टिंग द मैस्कुलिन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। मतलब अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर का कोई वर्ड है तो उस जगह पे आपको फीमेल्स को भी इंक्लूड करना है। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वर्ड्स अगर कोई सिंगुलर है तो शैल इंक्लूड दी प्लूरल, और उसका वाइस वर्सा, मतलब प्लूरल है तो वहां पे सिंगुलर वर्ड का भी आपको सेंस को एज्यूम करके चलना है, अनलेस अदरवाइज कोई वहां पे क्लैरिटी हो। ठीक है, समझते हैं जरा इसको एग्जांपल के थ्रू। क्या कह रहा है? इन अकॉर्डेंस विद द रूल दैट द वर्ड इंपोर्टिंग द मैस्कुलिन जेंडर आर टू बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स, द वर्ड men may be properly held to include women। अगर कहीं पे men वर्ड है तो आप वहां पे वुमेन वर्ड को भी इंक्लूड करोगे। एंड द प्रोनाउन जैसे कि ही या कोई भी इसका डेरिवेटिव है, मतलब इससे मिलता जुलता, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, हिम है, हिमसेल्फ है, इससे रिलेटेड कोई भी होगा तो उसको कंस्ट्रूड किया जाएगा, उसको रेफर किया जाएगा कि वो एक किसी पर्सन की बात हो रही है। अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है ही तो आपको ये नहीं मानना कि यहाँ किसी मेल की बात हो रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मेल और फीमेल की बात हो रही है। ट्रांसजेंडर को फिलहाल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, तो आपको भी अपने किसी भी क्वेश्चन या किसी भी केस स्टडी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे ही और शी की ही बात की जा रही है। ठीक है जी, तो वहां पे बात की गई, अगर कहीं पे ही वर्ड लिखा है या उसके किसी भी डेरिवेटिव वर्ड का यूज है तो माना जाएगा कि वहां पे किसी पर्सन का यूज किया जा रहा है। वो पर्सन आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। सो द वर्ड्स हिज फादर एंड मदर, अगर कहीं वर्ड है कि हिज फादर एंड मदर एज they occur in section 125(1)(d) of the CRPC 1973 have been construed to include her father and mother। सिंपल सी बात है कि अगर his father and mother लिखा है तो वहां पे her father and mother को भी आप एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो। and a daughter had been held to be liable to maintain her father unable to maintain himself। वही चीज आ गई कि अगर लाइबिलिटी हम कहते हैं कि मेल पे आती है तो वो उसके मतलब अगर सन पे आती है तो वो लाइबिलिटी आपके डॉटर की भी आती है। वहां पे ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। अगर ही लिखा है तो आपको उसको हिज भी प्रिज्यूम करके चलना है। ही से हिज मतलब सॉरी ही से शी की भी मीनिंग में निकलेगी और हिज है तो वहां पे हर की भी मीनिंग वहां पे निकलती है। लेकिन 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 अब इसके अंदर जो किंतु परंतु है वो क्या है? कह रहा है क्या कि बट द जनरल रूल इन सेक्शन 13(1) हैज टू बी अप्लाइड इन सर्कमस्पेक्शन ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉज डीलिंग विद मैटर ऑफ सक्सेशन। मतलब does the word male descendant, अगर वर्ड यूज किया गया है मेल डिसेंडेंट occurring in section 7 and section 8 of the Chota Nagpur Tenancy Act 1908 were not interpreted to include female descendant। मतलब कि किसी एक्ट के अंदर अगर ऐसे वर्ड को इंक्लूड किया जाए कि भैया यहाँ पे जो डिसेंडेंट है वो बात की जा रही है मेल डिसेंडेंट की, तो ये फिर मेल डिसेंडेंट ही है। यहाँ पे फीमेल डिसेंडेंट को आपको इंटरप्रेट नहीं करना है। मतलब एक जनरल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई एक्ट चीख के कह दे कि भाई साहब यहाँ मेल की बात हो रही है तो मेल है, बट अगर एक्ट ही या शी इस टाइप के वर्ड यूज करे तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे किसी पर्सन, किसी व्यक्ति की बात हो रही है और जो व्यक्ति होगा वो आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। आगे, where a word connoting a common gender is available but the word used conveys a specific gender। ऑब्वियसली बात है, अगर कॉमन जेंडर की बात करेगा अलग चीज है, बट अगर किसी वर्ड के अंदर यूज हुआ है किसी स्पेसिफिक जेंडर का, then there is a presumption that the provision of general clauses act do not apply। जो आपकी प्रिजम्पशन चल रही है सेक्शन 13 की वो वहां पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि अगर वर्ड लिखा हुआ है बुलॉक्स तो ऑब्वियसली बात है आप उसको काउ इंटरप्रेट नहीं करोगे। अगर बुलॉक्स लिखा हुआ है तो वो बुलॉक्स ही है, वो आपका काउ इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। एक यहाँ पे सिमिलरली बात लिखी गई है, बहुत ज्यादा सेंस का निकल के नहीं आता, बट स्टिल कहा गया क्या कि सिमिलरली टू कॉन्स्टिट्यूट प्रीवियस ईयर इन सेक्शन 211 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपने देखा है कि भैया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रीवियस ईयर का कुछ मतलब है। टू इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स वुड नलिफाई द वेरी डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स इनेक्टेड देयरइन। मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर जो इनकम टैक्स के अंदर काउंट किया जाता है तो उसके अंदर सिंगुलर सेंस भी होता है और प्लूरल सेंस भी कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो उसके अंदर आप सिंपली एक ईयर को वहां पे काउंट नहीं कर सकते हो, सिंगुलर में प्लूरल भी काउंट हो जाता है और प्लूरल के अंदर एक सिंगुलर सेंस भी काउंट हो जाता है। मतलब वो प्रीवियस ईयर आपका एक सिंपल प्रीवियस ईयर नहीं है, वो इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा बताया गया प्रीवियस ईयर है। इसको एक और तरीके से आप सिंगुलर और प्लूरल को समझ सकते हो कि अगर सपोज करो कहीं पे वर्ड लिखा जाता है पर्सन, तो पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होंगे। अगर सपोज मैं कहता हूं कि पर्सन की मीनिंग क्या है, तो पर्सन की मीनिंग अगर आप देखते हो सपोज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही, तो पर्सन के अंदर आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो पर्सन तो ऐसे देखने से लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन क्या इसके अंदर प्लूरल इंक्लूड नहीं होगा? क्या अगर मैं बात करूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो इसके अंदर तो बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या ये इंक्लूड नहीं होंगे? क्या
एओपीज है हमारे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो क्या इंक्लूड नहीं होंगे? क्या पर्सन में कोई इंडिविजुअली इंक्लूड होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सन आपका एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, लेकिन इसके अंदर प्लूरल भी टर्मिनोलॉजी इंक्लूड की जाती है। तो ऐसा बहुत जगहों पे होता है, बट ध्यान देना है कि कोई रिपग्नेंट कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट जो है, जो कंटेक्स्ट है, जिस मुद्दे में आप इस चीज को अप्लाई करने जा रहे हो, वहां से कोई डिफरेंट मीनिंग निकल के नहीं आनी चाहिए। तो जनरल सेंस में इस रूल को अप्लाई करके चलोगे आप, जो कि आपको सेक्शन नंबर 13 बताता है। तो दिस ऑल आर जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि आप मल्टीपल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अप्लाई करते हो, करना है, और आपको उसको समझते हुए ही उन एक्ट को अच्छे से इंटरप्रेट करके चलना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 13, या ऐसा कह सकते हो कि सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 13। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, जो कि मैं कह के चल रहा हूं कि एक तरीके से इस पर्टिकुलर एक्ट का एक लास्ट पोर्शन है, एक थर्ड पोर्शन है, जिसके अंदर हम 14 से 19 की बात करेंगे, फिर कुछ मिसलेनियस सेक्शन की भी बात करेंगे, विच विल बी डील्ड इन अ सेपरेट पार्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।